Good morning all of you. Myself Dhananjay Pandey from School of Studies in Biotechnology, Bastar Vishwavidyalaya, Jagdalpur. I welcome you all in this lecture. आज हम एक और इम्पॉर्टेंट मॉलिकुलर टेक्निक के बारे में यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं जिसको हम बोलते हैं साउथर्न ब्लॉटिंग। जैसा कि आप जानते हैं हमारे जहन में नाम सुनने से ऐसा लगता है कि कोई डायरेक्शन के नेम पे इसको दिया गया होगा, एज इट इज सीम लाइक साउथर्न, जबकि ऐसा नहीं है क्योंकि इसको जो डिस्कवरर थे जो इसका डिस्कवरी उन्होंने किया 1975 में, सबसे पहले इसको डिस्कवरी किया था एडविन साउथर्न ने। एडविन साउथर्न ने इसका डिस्कवरी किया था और इसी डिस्कवरी के रेस्पेक्ट में इनके नेम के अकॉर्डिंग इस टेक्निक का नाम रखा गया। Since it was the name of Southern, so the technique was also called as Southern, and since we are doing the blotting in this method, so it is also well called as Southern blotting technique. आइए देखते हैं इस टेक्निक को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं या कैसे परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि इस टेक्निक को हम किस मॉलिक्यूल्स में इस्तेमाल करते हैं। तो साउथर्न ब्लॉटिंग टेक्निक जो है डीएनए के लिए ब्रॉडली इस्तेमाल किया जाता है। डीएनए में इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस है और बहुत सारे वेरिड एप्लीकेशंस है साउथर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी है कि फॉर एग्जांपल दिस इज सेल। अब सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में है आपका डीएनए। अब चूंकि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जरूरी है कि हम डीएनए को बाहर आइसोलेट करें, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि साउथर्न ब्लॉटिंग टेक्निक हम डीएनए में इस्तेमाल करेंगे, तो जब तक डीएनए आइसोलेट नहीं होगा हम प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं कर सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू break it with the help of detergents. This will be degraded and finally you will get the DNA out here. अब DNA में फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं यहाँ पर कोई एक स्ट्रेच ऑफ DNA है जिसको मैं बोल रहा हूँ टारगेट DNA. This is the target DNA. Now the question arises, what is target DNA? Target DNA मतलब एक ऐसा स्ट्रेच ऑफ, ये पूरा जीनोम है, इसमें एक ऐसा स्ट्रेच ऑफ DNA है जिसका सीक्वेंस हमको पहले से पता है, क्योंकि सीक्वेंस पता रहेगा तभी तो हम प्रोब बनाएंगे उसका कॉम्प्लीमेंट्री। तो वी नो द सीक्वेंस बट वी डोंट नो वेदर दैट पर्टिकुलर स्ट्रेच ऑफ डीएनए इज प्रेजेंट इन दैट एंटायर सैंपल और नॉट। तो ये सैंपल में प्रेजेंट है कि नहीं, इस चीज को डिटेक्ट करने के लिए हम इस पूरी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद दिस। सबसे पहले जो हम प्रोसेस यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे वो है रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन। तो सबसे पहले वी विल ट्रीट इट विद रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। अब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम बेसिकली हमारे मॉलिक्यूलर सीजर्स होते हैं, मॉलिक्यूलर कटर्स होते हैं जो डीएनए को अलग अलग साइट पे जाके स्पेसिफिक पर्टिकुलर सीक्वेंस पे जाके काटते हैं। तो लेट अस से दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आर कटिंग दिस डीएनए इन डिफरेंट साइट। तो जब डीएनए के फ्रैगमेंट्स में कटिंग होगा तो बहुत सारे फ्रैगमेंट्स जनरेट होंगे। सो लेट अस सपोज वी हैव डिफरेंट फ्रैगमेंट्स, ठीक है। अब चूंकि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने रैंडमली कटिंग किया है तो कुछ कट्स के कारण ऑब्टेन फ्रैगमेंट्स जो होंगे बड़े होंगे और कुछ फ्रैगमेंट्स छोटे होंगे, बिकॉज इट हैज कटेड दोस फ्रैगमेंट्स वेरी रैंडमली। तो कुछ फ्रैगमेंट्स हमारे बड़े फ्रैगमेंट्स आ गए, कुछ फ्रैगमेंट छोटे आ गए, कुछ मीडियम साइज के आ गए, तो बहुत सारे फ्रैगमेंट्स हमको मिल गए। So it is definitely the fragments of DNA which we have obtained after cutting it with restriction endonuclease enzyme. After this, इन fragments को लेके हम करेंगे electrophoresis. Now electrophoresis, for example, these three wells यहाँ पे 1, 2, 3, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, हमने इसको ऐसे बैटरी से कनेक्ट कर दिया है और यहाँ से हम जो भी फ्रैगमेंट्स ऑब्टेन हुए थे डीएनए के माइक्रोपिपेट में लिए और वेल्स में हम इसको क्या करेंगे, इंसर्ट करते जाएंगे, लोड करते जाएंगे। आपको ये बात भी जानना होगा कि यहाँ पर हम इलेक्ट्रोफोरेसिस जब परफॉर्म करते हैं तो हाउ टू प्रिपेयर द जेल, हाउ टू लोड दिस थिंग, हाउ द वेल्स आर फॉर्म्ड, दिस ऑल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें हम जनरली एग्रोस का सॉल्यूशन बनाते हैं, 1% एग्रोस सॉल्यूशन लेते हैं हम। इसमें हम लेंगे वाटर में हम डालें एग्रोस और एग्रोस को डालने के बाद स्लाइटली हीट करते हुए थोड़ा सा स्टिर करते हुए मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हमारा पूरा का पूरा सॉल्यूशन रेडी है। अब इलेक्ट्रोफोरेटिक apparatus लेंगे, उसको अच्छे से क्लीन कर लिया। क्लीन करने के बाद ये जो सॉल्यूशन एग्रोस का था उसमें डाल दिया, उसमें फॉर्म लगा दिया और सॉलिडिफिकेशन के लिए उसको छोड़ दिया। जब सॉलिडिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तो हमने
कॉम्ब निकाल दिया, कॉम्ब जैसे ही हम निकालेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेल्स क्रिएट हो जाएगी। और वेल्स क्रिएट होने के बाद अब चूंकि इस प्रोसेस का नाम क्या है, इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, फोरेसिस मतलब मूवमेंट, मतलब मूवमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। ओके, नाउ यहां हम अब डीएनए को लोड करेंगे। अब डीएनए को जैसे ही वहां लोड करेंगे तो डीएनए पे कौन सा चार्ज रहता है, माइनस चार्ज रहता है, क्योंकि आपको पता है डीएनए इज मेड अप ऑफ शुगर, बेस एंड फॉस्फेट। अब फॉस्फेट होने के कारण उसमें कौन सा चार्ज है, डीएनए में नेगेटिव चार्ज है। अब नेगेटिव चार्ज होने के कारण आपको ये बात पता होगा कि नेगेटिव नेगेटिव चार्ज आपस में एक दूसरे को रिपेल करता है, जबकि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो इस प्रिंसिपल को अगर हम देखें तो ये नेगेटिव जो डीएनए था वेल के अंदर, वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होगा, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर वो अपना एक बैंड बनाएगा, कुछ यहाँ तक बनेगा और कुछ यहाँ तक बनेगा। अब हमारे जहन में ये सवाल आता है कि कुछ बैंड्स यहाँ क्यों बन रहे हैं, कुछ बैंड्स यहाँ और कुछ वहाँ क्यों बन रहे हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे इसमें फ्रेगमेंट्स बने, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े फ्रेगमेंट्स हैं। अब जो बड़े फ्रेगमेंट्स रहेंगे जाहिर सी बात है उनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, मॉलिक्यूलर साइज ज़्यादा है, और यहाँ पर जो हमने जेल लिया है उसका एक पर्टिकुलर पोरोसिटी है, मतलब उसमें एक पर्टिकुलर पोर साइज है। अब छोटे वाले जो रहेंगे वो इजीली पोर के थ्रू पास हो जाएंगे और ज़्यादा दूर तक मूव कर पाएंगे, लेकिन जो बड़े वाले रहेंगे जिनका साइज ज़्यादा है वो उस पोर में फिट हो जाएंगे या फिक्स हो जाएंगे, और फिक्स होने के कारण उनका मूवमेंट ज़्यादा दूर तक का आपके जेल में नहीं होगा। इसके कारण जो हमारे ऐसे फ्रेगमेंट्स जिनका साइज ज़्यादा है या जिनके ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट है वो पहले वेल के काफ़ी क्लोज जाके स्टैक हो जाएंगे, जबकि ऐसे फ्रेगमेंट जिनका साइज कम है वो वेल में ज़्यादा दूर तक का रन करेंगे या ज़्यादा दूर में जाके स्टैक होंगे। इज दैट क्लियर? अब ये हमारा जेल पूरी तरीके से रेडी हो गया है, रन हो गया है, बट अभी भी हम इसमें ये नहीं बता सकते कि हमारा टारगेट जीन जो है या टारगेट डीएनए जो सीक्वेंस हम देखना चाहते हैं वो कहाँ है। ओके, तो इसके लिए हम जो अगला टेक्निक करेंगे जिसको हम बोलते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, विल ट्रीट इट विद नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक ऐसा करके एक ट्रफ लिए, ट्रफ में हम लोगों ने सबसे पहले एक इस टाइप का स्ट्रक्चर लिया। ओके, इसके ऊपर थोड़ा सा क्वेश्चन टाइप स्ट्रक्चर हमने रखा जिसमें कुछ पोर साइज यहाँ पर पोर्स हैं। इसके ऊपर हमने जेल रखा, जो यहाँ इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू हमको जो जेल मिला था वो जेल को हमने यहाँ रखा। अब जेल में ऑलरेडी आपके बैंड्स हैं। ओके, अब इसके ऊपर हम रखेंगे एक पेपर, पतला सा पेपर जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर, नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर या नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन। ओके, अब नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर या नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन हम अगर इसके ऊपर रखेंगे तो इसके ऊपर फिर हम क्या रखेंगे, पेपर टॉवल, यहाँ पर हम रखेंगे पेपर टॉवल, और पेपर टॉवल के ऊपर हम क्या रखेंगे, वेट। तो ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट है, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ब्लॉटिंग। ब्लॉटिंग मीन्स जो भी सीक्वेंस हमारे एग्रोस जेल में है सेम टू सेम वही सीक्वेंस हम चाह रहे हैं कि हमारे नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन में भी वही सीक्वेंस आ जाए, या वही बैंड्स एग्जैक्टली वैसे ही फिंगरप्रिंट हमारे नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन में आ जाए। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, क्यों हमें जरूरी है कि हमें ऑलरेडी यहाँ पर फ्रेगमेंट्स मिल चुके हैं तो इसको नाइट्रोसेल्यूलोज में ब्लॉट करने की आवश्यकता क्या है? तो इसका जवाब ये है कि एग्रोस जेल जो होता है बहुत फ्रेजाइल होता है, बहुत डेलिकेट होता है और काफ़ी रिएक्टिव होता है। अगर इसमें मैं आगे प्रोसेस में आप देखेंगे बहुत सारे केमिकल्स हम इसमें डालते हैं, बहुत बार वॉशिंग करेंगे और कई चीज़ों का इसमें इस्तेमाल करेंगे, तो उन सारी प्रोसेस को अगर मैं डायरेक्ट जेल में करूँ तो ये जेल क्या हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है, या वो केमिकली रिएक्ट होकर कुछ दूसरा कंपाउंड बना लेगा, या हो सकता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लाइट होता है, डेलिकेट होता है, तो कहीं से टूट जाए। ओके, तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका जो फोटो प्रिंट है वो किस पे ले लेंगे, नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन पे ले लेंगे, ताकि आगे का जो भी प्रैक्टिकल हो हम नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन पे करें, ना कि एग्रोस पे करें। और दूसरा ये भी चीज़ है कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसका फोटो इम्प्रिंट ले लिए तो ये जेल हमारे पास सुरक्षित है, भविष्य में कभी भी उस जेल का फिर कॉपी लेना है तो हम उससे ले सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट अगर हम इसमें अगर प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं तो अगर ये जेल ब्रेक हो जाता है या केमिकली रिएक्ट हो जाता है या जेल डिस्ट्रॉय हो जाता है तो दोबारा वो जेल को रिट्रीव करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि फिर से पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा।
ओके, इसीलिए जरूरी है कि हम यहाँ पर नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन का इस्तेमाल करें और डायरेक्टली जेल पे एक्सपेरिमेंटेशन ना करें। ओके, अब इसमें क्या होता है, यहाँ पर बेसिकली यू हैव द बफर, यहाँ पर हम बफर लेते हैं, दे आर बेसिकली अल्कलाइन बफर्स। ओके, यहाँ पर हम ले लेते हैं अल्कलाइन बफर। अब इन अल्कलाइन बफर में यहाँ पर आप देख रहे होंगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन होने के कारण इसमें फोर्स है और इस फोर्स के थ्रू ये बफर का जो भी वाटरी कंटेंट है वो ऊपर की तरफ फ्लो करेगा। ओके, अब ऊपर से देख रहे हैं आप वेट है, तो वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स एंड दिस फोर्स इज एक्टिंग अपवर्ड्स। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ जो फोर्स है ये एक प्रकार का कैपिलरी का काम करेगा एंड द कैपिलरी फोर्स गोज ऑन एक्टिंग अपवर्ड्स वेयर एज दिस वेट गिव्स इट्स प्रेशर डाउनवर्ड्स ऑन अकाउंट ऑफ द ग्रेविटेशन फोर्स। अब इन दोनों वेट के फलस्वरूप इसके साथ ही साथ एक और कॉन्सेप्ट यहाँ होता है। अब देख रहे हैं यहाँ पर अल्कलाइन बफर है, बफर में वाटर का कंटेंट बहुत ज्यादा है, वाटर का कंटेंट ज्यादा होने के कारण इसमें क्या हो जाएगा, साई डब्ल्यू इंक्रीज हो जाएगा, वाटर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। लेकिन पेपर टॉवल में क्या वाटर है, अभी नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर साई डब्ल्यू कम है, वाटर पोटेंशियल क्या है यहाँ पर कम है। एंड यू नो द कंसेप्ट, always the water is going to move from the region of high water potential to low water potential। वाटर यहाँ से यहाँ की तरफ मूव करेगा, मतलब इस तरफ से मूव करेगा, और जैसे जैसे मूव करेगा आपके जो भी इम्प्रिंजेस थे किसमें थे, जेल्स में थे। ठीक है, अब ये जेल से यहाँ से उठ के किस पे आ जाएंगे, नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन पे आ जाएंगे। मतलब जो भी प्रिंट हमारा जेल पे था वो पूरा का पूरा प्रिंट कहाँ पर आ गया, हमारा नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर पे आ गया, नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन पे आ गया। तो अब ये फॉर एग्जांपल ये हमारा इस तरीके से जेल था, यहाँ हमको इस तरीके से सेम टू सेम वही रेप्लिका मिला, जैसा हमारा जेल में था वैसे नाइट्रोसेल्यूलोज में भी हमको वैसे इम्प्रिंजमेंट्स मिल जाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पर जो भी डीएनए है, आपको पता है ये डबल स्टैंडर्ड है, क्योंकि हमने यहाँ पर जो भी डीएनए लिया था डबल स्टैंडर्ड डीएनए लिया था, और डबल स्टैंडर्ड डीएनए को फ्रेगमेंट करके यहाँ तक कर रखे। लेकिन आगे चल के हमको क्या करना है, इस डीएनए में प्रोब के साथ हाइब्रिडाइजेशन कराना है। तो प्रोब कब हाइब्रिडाइज करेगा, क्योंकि प्रोब सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है और ये भी सिंगल स्टैंड रहेगा तभी तो हाइब्रिडाइज करेगा। अगर ये पहले से ही डबल स्टैंड रहेगा तो प्रोब कैसे हाइब्रिडाइज करेगा। तो जरूरी है कि इस एक स्टैंड को हमको डीनेचर करना पड़ेगा एंड वी ऐड एल्कली ट्रीटमेंट। ओके, एल्कली ट्रीटमेंट। अब इसमें जैसे ही हम एल्कली ट्रीटमेंट now it is necessary that different fragments are obtained and we need to give the alkali treatment। अब जैसे ही हम इसमें एल्कली ट्रीटमेंट देखते हैं, जैसे ही हम इसमें एल्कली ट्रीटमेंट देंगे, एल्कली ट्रीटमेंट देने के कारण क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। ओके, अब ये बॉन्ड जैसे ही यहाँ से ब्रेक हो गया, ये क्या हो गया, सिंगल स्टैंड हो गया। अब जैसे ही ये सिंगल स्टैंड हो गया, नाउ वी कैन टैग इट विद द प्रोब। अब सवाल आता है कि प्रोब कैसे बनाए, तो इसमें थोड़ा सा ऐसे देखिएगा। प्रोब बनाने के लिए फॉर एग्जांपल ये हमारा डबल स्टैंडर्ड है, डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, इसमें हम रेडियो एक्टिव मटेरियल को टैग करेंगे, रेडियो एक्टिव मटेरियल को टैग करेंगे। लेट अस सपोज ये मटेरियल जैसे P32 एक एग्जांपल में बता रहा हूँ। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर जाके P32 या कोई भी रेडियो एक्टिव मटेरियल यहाँ पर अटैच हो गया और ये आपका क्या है, आपका प्रोब है। अब ये प्रोब डबल स्टैंडर्ड है तो डबल कभी भी सिंगल से बाइंड नहीं करेगा, तो हम क्या करेंगे, इसको हीट ट्रीटमेंट देंगे, और जैसे ही हम इसमें हीट ट्रीटमेंट देंगे ये डबल स्टैंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल स्टैंड। मतलब ये सिंगल स्टैंड ऐसे हो गया और ये सिंगल स्टैंड आपका ऐसे हो गया। ठीक है, अब ये हमारा सिंगल स्टैंड है, यहाँ भी हमारा सिंगल स्टैंड है, तो सिंगल सिंगल आपस में क्या कर सकता है, आपस में प्रोबिंग कर सकता है या बाइंड कर सकता है। सो व्हाट विल एक्चुअली हैपन इज दैट, अब यहां पर हम देखते हैं ये हो गया सिंगल स्टैंड, हमारा प्रोब रेडी है। नाउ दिस इज कॉल्ड एज योर प्रोब एंड दिस इज योर नोन एज योर डीएनए। अब अगला जो स्टेप होता है इसको हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब इस प्रोब के साथ इस सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को जो कि नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन में है, इन दोनों को हम क्या कराएंगे, हाइब्रिडाइज कराएंगे, और हाइब्रिडाइज कराने के बाद हम देखेंगे कि वो पर्टिकुलर सीक्वेंस उसमें प्रेजेंट है कि नहीं। अब फॉर एग्जांपल now let us do the another important thing। so alkali treatment, जैसे ही हम alkali treatment किए क्या हुआ था, 1 2 3 1 2 3 ये, ठीक है, alkali treatment किए तो जो भी आपका डबल स्टैंडर्ड था ये यहाँ से ब्रेक हो गया, ब्रेक हो गया और ब्रेक हो गया, तो डबल स्टैंडर्ड जो भी था वो किस में कन्वर्ट हो गया, अब सिंगल स्टैंडर्ड। सिंगल स्टैंडर्ड क्यों करना जरूरी था, क्योंकि प्रोब तभी बाइंड करेगा जब ये सिंगल स्टैंडर्ड है, ऑलरेडी डबल रहेगा तो बाइंड नहीं कर पाएगा। प्रोब कैसे बनाना है हमने अभी देखा। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है प्रोब से ट्रीटमेंट करना। आपने अभी देखा था प्रोब ऐसे सिंगल स्टैंडर्ड हमने बनाया था और इसके लास्ट में क्या था,
रेडियो एक्टिव मटेरियल अटैच था। ओके, रेडियो एक्टिव मटेरियल की खासियत क्या होती है कि रेडियो एक्टिव मटेरियल आपको क्या देता है, फ्लोरोसेंस देता है, और उस फ्लोरोसेंस के माध्यम से हम किसी भी अल्टरनेट या कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को डिटेक्ट करते हैं। अब जैसे प्रोब ऐड करेंगे, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन, और इस हाइब्रिडाइजेशन के फलस्वरूप ये जो हमारा प्रोब था ये इस कॉम्प्लीमेंट में जाके बाइंड करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ कोई सीक्वेंस है ATGC, ऐसा कोई भी सीक्वेंस है, ठीक है। अब A का कॉम्प्लीमेंट्री T, T का कॉम्प्लीमेंट्री A, G का कॉम्प्लीमेंट्री C और C का कॉम्प्लीमेंट्री G, ठीक है। तो इस प्रकार का प्रोब हमने बनाया और ये अलग अलग सीक्वेंस है, फिर A T है और T A है, ऐसा कोई सीक्वेंस है। तो अब जब मैं प्रोब लूंगा तो प्रोब कहां अटैच होगा, यहां होगा क्या, नहीं, क्योंकि कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं है। यहां होगा क्या, नहीं, क्योंकि कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं। लेकिन यहां होगा क्योंकि देखिए T का कॉम्प्लीमेंट्री A का कॉम्प्लीमेंट्री T, C का G और G का C, तो यहां वो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, मतलब यहां पर आके कौन बाइंड करेगा, आपका प्रोब। तो नेक्स्ट डायग्राम में आप देखेंगे 1 2 3 अगर हम ले लें तो इस तरीके से अगर हम ले तो हमारा प्रोब यहां पर बाइंड कर रहा है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंटेशन सिर्फ यहां है, बाकी जगह पे कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो अब कॉम्प्लीमेंटेशन तो हो गया, लेकिन हमको पता कैसे चलेगा कि कॉम्प्लीमेंटेशन वहां हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसके लिए हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे, विल डू ऑटो रेडियोग्राफी, ठीक है। अब हम इसका क्या करेंगे, ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी में क्या होगा, जो भी हमारे पास ऐसे फिल्म आया था 1 2 3 है ना, यहां पर प्रोब ने हाइब्रिडाइज किया था, यहां नहीं हाइब्रिडाइज किया था। ओके, अब ऑटो रेडियोग्राफी में क्या करेंगे, हम इसके ऊपर एक एक्सरे फिल्म रखेंगे। हम इसके ऊपर क्या रखेंगे, एक एक्सरे फिल्म रखेंगे डार्क कंडीशन में। ओके, और आपको ये पता है कि जो आपके रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होते हैं, रेडियो एक्टिव मटेरियल आपके रेडिएशंस एमिट करते हैं। ओके, तो ये क्या करेंगे, अल्फा बीटा गामा रेडिएशन एमिट करेंगे, और ये रेडिएशन जब ये एमिट करेगा तो एमिट करके कहां पर किसको डिकलराइज करेगा, एक्सरे फिल्म को डिकलराइज करेगा, क्योंकि एक्सरे फिल्म किसके ऊपर रखा हुआ है, आपका इस जेल के ऊपर रखा हुआ है, और डिकलराइजेशन यहीं पर होगा। मतलब जो भी हमें एक्सरे फिल्म मिलेगा इस तरीके से 1 2 3, इसमें डिकलराइजेशन या हैलो स्लिप इस एरिया में दिखेगा, बाकी एरिया में नहीं दिखेगा। और नहीं दिखने के कारण यहां पर मुझे क्या पता चल जाएगा, यहां कौन अटैच था, रेडियो एक्टिव मटेरियल अटैच था। रेडियो एक्टिव मटेरियल कहां पर अटैच है, रेडियो एक्टिव मटेरियल आपके प्रोब में अटैच है। प्रोब कहां पर जाके बाइंड करेगा, प्रोब वहीं बाइंड करेगा जहां पर कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है, मतलब जहां हैलो है वहीं रेडियो एक्टिव मटेरियल अटैच था, और जहां रेडियो एक्टिव मटेरियल था वहीं पर प्रोब है, और वहीं प्रोब है जहां पर टारगेट हमारा डीएनए के साथ वो कॉम्प्लीमेंट्री कर रहा है। मतलब हमको पता चल जाएगा कि ये वाला जो बैंड था, जो ये करस्पॉन्डिंग ये वाला जो बैंड था, वहां पर क्या है, हमारा टारगेट डीएनए के साथ हमारा प्रोब कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, और ये वो रीजन है, यस दैट पर्टिकुलर टारगेट इज प्रेजेंट इन आवर डीएनए। हमारे डीएनए सैंपल में वो पर्टिकुलर सीक्वेंस मौजूद है, तभी तो यहाँ पर हमको हैलो लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, और तभी यहाँ पर हमको क्या दिखा, फ्लोरेसेंस दिखा। तो इस प्रोसेस के माध्यम से हम पर्टिकुलरली डिटेक्ट कर सकते हैं कि कोई भी अगर सैंपल में अगर कोई भी एक टारगेट डीएनए है जिसका सीक्वेंस हमें पता है और हम उसका प्रोब बना रहे हैं, लेकिन हम श्योर नहीं है कि वो सीक्वेंस हमारे पूरे सैंपल में मौजूद है कि नहीं। तो इस सैंपल का कंफर्म करने के लिए कि यस दैट पर्टिकुलर सीक्वेंस इज प्रेजेंट, इस कंफर्मेशन करने के लिए इस टेक्निक का हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। इसलिए भी ये टेक्निक इंपॉर्टेंट है क्योंकि while studying this we'll get an overview of molecular biology, क्योंकि बहुत सारे टेक्निक्स का एक साथ हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। आप देख रहे हैं हम यहाँ रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन भी इस्तेमाल कर रहे हैं, हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स भी यूज कर रहे हैं, हम बहुत सारे फ्रेगमेंट्स भी ऑब्टेन कर रहे हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस का भी इस्तेमाल हो रहा है, हाइब्रिडाइजेशन भी हो रहा है। इसके साथ ही साथ हम ऑटो रेडियोग्राफी के बारे में भी पढ़ रहे हैं, जेल भी देख रहे हैं, जेल का ब्लॉटिंग कैसे करना है ये भी देख रहे हैं। तो एक साथ बहुत सारे टेक्निक्स का मिक्सचर है, वो हम यहाँ पर एक साथ बहुत सारे टेक्निक्स का ब्लेंड हमको यहाँ पर देखने को मिलता है, और सारे टेक्निक्स को जब हम एक साथ इस्तेमाल करते हैं तो पूरा का पूरा ये हमारा साउथर्न ब्लॉटिंग टेक्निक जो है कंप्लीट होता है। और ये टेक्निक हमको फाइनली हेल्प करता है टारगेट डीएनए को डिटरमाइन करने के लिए और उसके प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक विच इज हैविंग गुड नंबर ऑफ एप्लीकेशंस इन द हेल्म ऑफ biotechnology and the molecular biology. I hope this lecture is very clear to you. Thank you so much for your kind attention. Thank you.